अरे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन डे गुरु। आज का और ये जो वीडियो का टॉपिक है ये मेरा है आज का इंग्लिश का, जो केवीएस में इंग्लिश आ रही है। अब आप ये समझिएगा कि इंग्लिश भी बिल्कुल साइकोलॉजी जैसी है। आपको इंग्लिश किस तरीके से करनी है, ठीक है। मैं सिर्फ ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है क्योंकि मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट या सोल्व पेपर उठा रहा हूँ। बाकी जब टॉपिक वाइज आएंगे तो बहुत छोटी कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ क्या है कि पहले हम समझेंगे ना कि पेपर आते किस तरीके से हैं। तो इसलिए जो है आज का इससे जो पहली वीडियो थी उसमें मेरा था पेडागोगी का, आज का टॉपिक है इंग्लिश का। आप देखेंगे कि इंग्लिश भी इतनी आसान हो जाएगी जो है इस वीडियो के बाद। आपकी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बस अब इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, पेडागोगी में ऐसी मैं इसकी सारी चीज़ें लाऊंगा डे बाय डे, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं ना कि हमें सीखना क्या है, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो तभी लाइक करेंगे जब कुछ अंतर नज़र आएगा, ठीक है। तो मेरी जो इंग्लिश है मैं बता दूं, इंग्लिश का जो मेरा है पढ़ाने का वो ये है कि आप कहेंगे कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है, कि मान लो हमें लड़की देखने जाना है तो इंग्लिश फराटेदार हो जाए, वो मुझसे नहीं आता। बहरहाल ये है कि जो है इतना ज़रूर हो जाएगा कि जब आप क्वेश्चन करेंगे, नौकरी के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे, तो आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएंगे, ठीक है। और मैं अब ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का, ठीक है। अब फिर एक चीज़ और समझिएगा, इंग्लिश सभी में कॉमन होती है, ये नहीं कि केवीएस की डाल दी। अब नाउन है तो वो हर जगह कॉमन आएगा, प्रोनाउन है तो हर जगह कॉमन आएगा, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे वो केवीएस का हो, किसी भी चीज़ का हो। आजकल एक छोटी सी बात मैं कह दूं, एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर किस चीज़ की तैयारी कराते हैं। अरे तैयारी नहीं कराते, सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं। तैयारी का मतलब ये है कि अरे भाई सब्जेक्ट तो कॉमन ही होते हैं ना, बस इंग्लिश का थोड़ा सा अंतर है, संस्कृत का अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। बाकी तो आप ये समझिएगा कि आप चीज़ें मजबूत करिए, ठीक है। सब में एकदम एकदम रिजल्ट निकलते चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब किसी की एक नौकरी लगनी शुरू हो जाती है तो उसकी चार चार लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच चुका होता है, अपने सब सब्जेक्ट में मजबूत पकड़ बना लेता है। फिर तो सिर्फ उसे थोड़ा बहुत इधर उधर करना होता है नौकरी के हिसाब से, जो सी वैकेंसी उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब इंग्लिश में जो केवीएस का जो एग्ज़ाम आया था उसमें जो इंग्लिश आई थी वो भी अब इंग्लिश की आई थी। अब ये समझिएगा कि इंग्लिश जो आ रही है वो अपोजिट, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स सब वही पूछ रहा है जो डेली लाइफ में आपके सामने इधर उधर जो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। पढ़ना क्या है, आप इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर सब चीज़ें रटेंगे, एक हज़ार एंटोनियम्स, एक हज़ार सिनोनियम्स, तो कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो आपको प्रैक्टिकली फैक्चुअली सही तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश है मेरी सिर्फ इस वीडियो से कि आप इंग्लिश भी इतनी इजी कर लें कि कोई दिक्कत ही ना हो। ऐसी कोशिश करें, एकदम आराम से हो जाएगी। जैसे मान लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि अपोजिट बताना था। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, चार चीज़ों का ज़्यादा रोल हो रहा है। एक तो एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स फेरास, और दूसरा टाइम टेंस। तो ये कॉमन चैप्टर जो हैं यही आते हैं हर जगह, ठीक है। आजकल क्या है कि ग्रामेटिकली पोर्शन थोड़ा सा कम कर दिया है और वो फिक्स कर दिया है, जैसे टाइम एंड टेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी मोटी छोटी चीज़ें पूछ रहा है वो, बस आपको करना क्या है कि उन्हें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लगाइएगा, एकदम सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश इतनी ईजी हो जाएगी इस वीडियो के बाद, आपको लगेगा कि हाँ सर ने कुछ एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। अब आप वीडियो भी तो तभी देखेंगे ना कि मैं जब कुछ अलग करूँगा, वरना तो तमाम वीडियो आती हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है छोटी सी। देखिएगा कि अपोजिट वर्ड बताना था, गिवन वर्ड का फैक्ट का बताना था। जैसे ही फैक्ट आया तो फैक्ट कहीं ना कहीं आपने जीवन में आसपास सुनते होंगे, जैसा अभी सुना होगा, बिल्कुल अभी मैंने बोला है पहले कि मैं फैक्चुअल तरीके से पढ़ाता हूँ। तो फैक्चुअल का मतलब सिंपल सा है कि फैक्चुअल, अब मैंने बोला है कि मैं फैक्चुअल तरीके से पढ़ाता हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा कि सही तरीके से कुछ बताया होगा। तो फैक्चुअल का मतलब सही मीनिंग जा रहा है, अब उसका नेगेटिव बताना है तो गलत, सिंपल। अब ऑप्शन के हिसाब से हमें हटाना है, तो रियलिटी एक पॉजिटिव है, काट दो। इमेजिनेशन भी पॉजिटिव ही है, काट दो। अब इसका उल्टा क्या बचा, लाई। अब दो में फंसे भी मान लो तो तुक्का भी एक तरीके से मारा जाता है। मैं ये तब बता रहा हूँ जो आपको पता नहीं है, याद नहीं करा तब, ठीक है। वैसे तो आप याद करेंगे ही। तो लाई ऑफ फिक्शन, अब जैसे ही लाई आया तो लाई जो है झूठ, ठीक है। अब आप कहेंगे झूठ, तो टेल ए लाई, ठीक है।
तो ऐसे ही आपको लाई भी पता ही है, क्योंकि आपके जीवन में आदि इधर उधर कोई ना कोई बोल ही जाता होगा इंग्लिश की, सर लाई बोल रहा है, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर फैक्ट मानी सही और लाई मानी गलत, तो इसका उत्तर हो गया ये। अब आपको कहीं नहीं पढ़ना, ये आपके जीवन काल में आए होंगे जो लाई फैक्ट ये सब, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला है द हेड मास्टर टू स्पीक टू यू। मैंने पहले ही बता दिया है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टाइम एंड टेंस से आ रहे हैं। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब पहला सेट अगर कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारे पास जो रखे नोट्स हैं हाई स्कूल के, इंटर के, जो भी आज तक पढ़ के आए हैं, उन्हें बस इसी के साथ रिवीजन कर लें। जब आप इसी के साथ रिवीजन करेंगे तो ये चैप्टर भी हो जाएगा फाइनल और ये भी हो जाएगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि उसे घंटों लगा दें, इसको जो मोटी छोटी बातें हैं वो हाथों हाथ निपटा लें। जैसे मैंने पेपर लगाया हुआ है, इसीलिए लगाया है कि आप जो है देखें कि किस तरीके से रिवीजन करना है। जैसे ही ये आया तो टाइम एंड टेंस का मतलब क्या है कि टाइम एंड टेंस का सिंपल सा मतलब ये है कि 5 मोटी छोटी बातें आएंगी बस इसके अंदर टाइम टेंस में। एक तो आपको पता ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो आप पढ़ के आए हैं कि उसमें ऐसे एस लगेगा, वो पता ही है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। बस आते हैं कि पता होना चाहिए, वो आप पता भी है। लेकिन इसमें क्या है कि जो इसकी मोटी छोटी 4-5 बातें हैं, जैसे मान लो कि ऑलवेज होगा, ठीक है, नेवर, सेल्डम, आपके पास लिखे हुए होंगे, नहीं होंगे तो मैं बस नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग बनाऊंगा पार्ट बाय पार्ट, तो इस तरीके से आप उन्हें अपने स्टोर कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। नेवर, हार्डली, स्केयरली, तो ये एडवर्ब है, टाइम एक्सप्रेशन, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। क्लियर, एक रूल। दूसरा रूल क्या है कि अगर कहीं रिसेंटली आ गया, येट आ गया, V4 आ गया, उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। और तीसरा रूल क्या है कि कहीं नाउ आ रहा है, नाउ कंटिन्यूटी है, तो वहाँ कंटिन्यूस लग जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। चौथा रूल हमारा है क्या, चौथा है कि कहीं यस्टरडे आ गया, एगो आ गया, इट इज़ टाइम आ गया, इट इज़ हाई टाइम आ गया, या लास्ट आ गया, तो वहाँ क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट। 4 रूल बताए, हाथों हाथ याद भी हो गए, अब क्वेश्चन नहीं बचेगा कोई भी। और जो ये सीखा, क्वेश्चन के साथ सीखा होगा, वो जीवन भर याद रहेगा, उसे मैं भी नहीं सिखा सकता, आप जो खुद से सीखेंगे। तो ये 4 रूल हो गए, तो ये फाइनल हो गया टाइम एंड टेंस। और मोटा छोटा एक दो अपने आप पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्वेश्चन पाइएगा, एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल किसी ने नकल करा दी हो। जैसे द हेड मास्टर टू स्पीक टू यू, अब देखो इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं हम। जैसे इसने कहा द हेड मास्टर टू स्पीक टू यू, ऑप्शन देखिएगा सीधा। अब ऑप्शन में जाहिर सी बात है, जैसे ये आ रहा है वाज वांटिंग, वर वांटिंग, जब हेड मास्टर क्या है भाई, हेड मास्टर क्या है, सिंगुलर है। हेड मास्टर क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, सिंपल ना। तो सिंगुलर जो प्लूरल है उसे काट दीजिएगा, तुरंत काटिएगा, वर वांटिंग कट गया। अब 25 बचा, इसमें भी निकल जाएगा। अब आप समझिएगा बिना रूल के निकल जाएगा, यानी कि आपको रूल याद नहीं तो भी। जैसे इज वांटिंग आया, वाज वांटिंग आया। अब इज भी आ सकता है, था भाई बोलना चाहता था, बोल रहा है भाई, बोल रहा है, बोल रहा था। तो दोनों भी नहीं आ सकते भाई, जब दोनों एक साथ ये तो पास्ट में आएगा, ये इसमें आएगा, तो तीनों ऑप्शन कट गए बिना किसी छोटी सी बात को इंप्लीमेंट करके, इलिमिनेटेड मेथड से। आंसर हो गया ये, कुछ नहीं पता था ना, फिर भी निकल गया। इस तरीके से कोशिश करें आप पढ़ने की, मुझे उम्मीद है 1 नहीं 4 नौकरी आप ले पाएंगे, ठीक है। अब वांट्स आप जानते हैं, अब ये ऑप्शन से निकल गया। इज वाज इसलिए कटे क्योंकि एक साथ दोनों दे दिए, वर इसलिए कटा क्योंकि हेडमास्टर सिंगुलर है। अब बस सिंपल सा इसका द हेड मास्टर टू स्पीक टू यू, तो द हेड मास्टर वांट चाहता है आपसे बोलने के लिए, तुमसे। ये इसकी हिंदी इजी था, लेकिन अगर हार्ड भी होता तो भी आप ऐसे करते, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी से था, टाइम एंड टेंस से। ही खालिस्तान फॉर 5 आवर्स। अब वही वाली बात है, आपने पढ़ा होगा कि परफेक्ट में क्या होता है, कंटिन्यूस में। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि अगर टाइम होता है, सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है, टाइम होता है, सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। क्या बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। पढ़ के आए हैं ना, 6ठी क्लास से शुरू हो जाते हैं। अब हैज़ बीन स्लीपिंग, अब हैज़ बीन के साथ अगर बनाएंगे, बीन आ गया पैसिव वॉइस है, तो इसके साथ क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, हैज़ बीन स्लीपिंग, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, आंसर ही हो गया क्योंकि इजी था। मस्ट हैड बिल्कुल नहीं, वाज स्लीपिंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि हैज़ बीन हैव बीन आता है, क्योंकि वो कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। या हैड बीन कुछ है नहीं, तो इसलिए ये भी गलत,
क्लियर? ऐसे कोशिश करें, सब एलिमिनेटिव मेथड से करें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं, देखो ये तीसरा क्वेश्चन, सब टाइम एंड टेंस से ही है। आई शैल हैव प्लीजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। थोड़ा बहुत तो हिंदी निकाल ही लेंगे ना भाई, इतना तो पढ़ के आए हैं। तो आई शैल हैव मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग टू योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर, यानी कि कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है, प्लीजर मानी खुशी, उसके सेंस में कहना चाह रहा है कि आपका इन्विटेशन पाकर डिनर वाला मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अब इसमें क्या है, खुशी हुई तो कैन नोट मच प्लीजर, खुशी नहीं हुई तो कैन नोट तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि सेंस ऐसा निकाल रहा है ना पॉजिटिव। आई एम हैविंग मच प्लीजर, आई मे क्यों नहीं आएगा? अब आज नहीं समझ में आ रही है, छोड़ दीजिएगा अभी से। आई हैव मच प्लीजर। दूसरा आई मे कब आता है? जब कभी एक्शन वाला काम हो, मैं कम इन सर कहते हैं ना, तो इसलिए मे नहीं आएगा इसमें, क्योंकि वो कह रहा है खुशी हुई। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग मच प्लीजर, आई हैव मच प्लीजर। तो जाहिर सी बात है ये हो गया इसका चौथा। ये तीनों ऑप्शन ऊपर के कट गए। तो आई हैव मच प्लीजर कि आपने ऐसा कहा कि हमें दावत पे बुलाया। क्लियर? ये भी फाइनल। आगे आते हैं नो सूनर। अब जैसे ही ये आया नो सूनर, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ से है, कंजक्शन से है। आप यहाँ रुकिए, सीधा नीचे जाइए, मतलब अपने नोट्सों में जाइए, इस चैप्टर को कंजक्शन को यहीं फाइनल कर दीजिएगा। कैसे करेंगे देखें। करना ऐसे है कि आइदर और, नाइदर नोर, नोट ओनली बट आल्सो, नो सूनर डिड, ये जितने भी आते हैं नो सूनर के साथ क्या आता है, देन, जानते भी हैं, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। हार्डली, बेयरली, स्केयरली, इसके बाद क्या आता है, वैन। और हार्डली, बेयरली, स्केयरली ये सब निगेटिव सेंस देते हैं, नोट नहीं आता। और आल्दो के साथ क्या आता है, यट। चैप्टर हो गया ख़त्म। ये जो आपने क्वेश्चन के साथ सीखा हुआ होगा अब जीवन भर याद रहेगा, और यही घूमते रहते हैं क्वेश्चन। क्लियर है ना? सीजीएल में चले जाओ या फिर केवीएस में चले जाओ या फिर चापरासी में अगर इंग्लिश आ रही है तो उसमें चले जाओ। तो अब आपको यहीं पे ही अपना मजबूत हो गया, स्थायी ज्ञान हो गया, यानी कि रोम में हो गया कन्वर्ट, रैम में नहीं, रैम में तो उड़ जाएगा डाटा। अब आइएगा क्वेश्चन क्या था। तो नो सूनर पढ़ लिया ना चैप्टर यहाँ से। अब देखते हैं नो सूनर डिड द पुलिस। अब नो सूनर का रूल क्या है कि इसके साथ पहले एक तो देन आता है, चलो अब वो तो आगे दे रखा है। तो नो सूनर डिड, जब डिड आया पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल। तो नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन ने क्या काम करा है कि इसके सारे रूल सही याद करा दिए। ये होता तरीका। आगे आइएगा। अब आते हैं छठे पर, वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इडियम्स फेराज आएंगे, एंटोनियम्स सिनोनियम्स, इस पर थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, वरना इस तरीके से एलिमिनेटिव मेथड लगाइएगा आपके नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जैसे वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, पढ़ा भी होगा, बहुत तकड़ा इडियम्स है ये, ठीक है। फिट मानी रुकना फिर स्टार्ट कर देना, चलना फिर स्टार्ट कर देना, तो इसका मतलब उसमें अनियमितता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, इर्रेगुलरली। सिंपल सा और बहुत इजी है ये, और आप ये याद कर लीजिएगा सिंपल। और याद नहीं करेंगे तो इस विधि से लगाइएगा जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं अब, हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस। देखो जैसे ही इस सेंटेंस आया तो अब इसे करने का क्या तरीका है समझिएगा। हिज परफॉर्मेंस, हिज परफॉर्मेंस, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाती है तो अभी इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ। हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल। जैसे ये वर्ड आया आपको नहीं पता है इसकी पूरी हिंदी, सुपरफिशियल मानी क्या होता है, तो आप कोशिश करिएगा कि सुपर मानी तो अच्छा ही है ना, और सेंस निकालिए उसकी परफॉर्मेंस ऑफिस में सुपर है, बस फिशियल छोड़ दीजिएगा, आपको आंसर निकालना है ना, सिंपल। तो सुपर का मतलब अच्छी बात, तो अच्छी बात का मतलब अब वो पूछने के चाह रहा है, चूज द बेस्ट एक्सप्रेस द अंडरलाइंड वर्ड। तो बताइएगा कि यहाँ क्या आएगा, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल इन द अबाउट ऑफ द गिवन सेंटेंस वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस, कौन सी चीज़ अच्छा दे रहा है वो। तो सुपरफिशियल, तो सुपरफिशियल एक्सीलेंट भी हो जाएगा, अननेचुरल भी हो जाएगा, ठीक है, एक्सेसिव भी हो जाएगा, अननेचुरल, सैलो। अब आपको यहाँ ये याद रखना है कि सैलो मानी होता है क्या, छिछला,
छिछला का मतलब होता है अगंभीर, यानी कि जो क्वाइट यानी कि शांत रूप से अगंभीर है, तो उसका सेंस आता है। तो सुपरफिशियल का जो बेस्ट एक्सप्रेशन हो गया वो क्या हो गया, सैलो। अब इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो अगले क्वेश्चन में भी है, कि आप सुपरफिशियल है क्या, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव वाला ही जो होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब एक्सेसिव नहीं, अननेचुरल हो जाएगा, लेकिन अननेचुरल का मतलब तो वो निगेटिव सेंस में बता रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, सैलो, सिंपल सा आंसर। वैसे तो ये याद भी होगा आपको। आगे आते हैं अब ये है इट इज़ हाई टाइम। देखो मैं पहले ही बता दिया था, उस क्वेश्चन से हमने चैप्टर सीखा तो आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिएगा इट इज़ हाई टाइम आ गया, सीधा आप याद करिएगा, मैंने वीडियो में पहले चैप्टर पूरा करा दिया, तो एक ही में ही आ जाता है टाइम एंड टेंस। तो इट इज़ हाई टाइम के साथ क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो लेकिन ये क्या आ रहा है, वी सेंड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी सेंट। तो इसका उत्तर हो गया सेकंड, ठीक है। चैप्टर भी पूरा, क्वेश्चन भी पूरा। नेक्स्ट पे आते हैं अब ऑर्थोडॉक्स इडियम्स आते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कट्टर, ऑर्थोडॉक्स पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये भी वही आते हैं जो ज़्यादा घूम रहे हैं हमारे आसपास। ऑर्थोडॉक्स का मतलब कट्टर व्यक्ति, कहने का मतलब परंपरानिष्ठ, जिसको जो सिर्फ अपनी चीज़ों से हटे ही ना, जान चली जाए पर वचन ना जाए, ऐसा व्यक्ति ऑर्थोडॉक्स। अब वन हु फ्लंट्स, तो यानी कि अच्छी बात है ना उसके, वन हु फ्लंट्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, वन हु हैज़ नो ओपिनियन, बिल्कुल काट दो। वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, जो होल्ड करता है, यानी कि बिल्कुल पक्का होल्ड। देखो अब ये फ्लंट्स आ गया और दोनों एक ही हैं, तो जाहिर सी बात है आप कॉमन भी देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा अंतर होगा। तो ऑर्थोडॉक्स कहने का मतलब परंपरानिष्ठ, यानी कि जो होल्ड हो जिसका, होल्ड का मतलब है कि वचन ना जाए पर जान चली जाए। तो कहने का मतलब आंसर हो गया इसका ये। तो आप सेंस से भी इंग्लिश करेंगे ना तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, रटेंगे तो नहीं आ पाएगा। अगले पे आइएगा अब, नेक्स्ट है एक्सप्लिक्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट है, ये है अब हमारा। अब इसका मान लो आपको नहीं पता, ठीक है, एक्सप्लिक्ट की क्या हिंदी होती है, तो एक्सप्लिक्ट की जो होती है, मान लो अब हम इसे दूसरे तरीके से कोशिश करते हैं, नहीं पता, छोड़ दो। अब ऑप्शन पे जाइएगा, ठीक है। तो एक्सप्लिक्ट यानी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा देता है, ये वाले इडियम्स, जो जिसका कोई बड़ा मीनिंग हो, ठीक है। तो ड्राइंग आउट ए सेक्रेट फ्रॉम समबडी, कंपेरिजन दैट इज आउट ऑफ प्लेस, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखो ये जो वर्ड है, जैसे मैंने कहा आंखों का तारा होना, तो कहीं ना कहीं ना तो उसके मुहावरे में अर्थ में आंख का जिक्र होगा, ना तारे का होगा, कुछ बड़ा होगा। आंखों का तारा होना मतलब आंखों का तारा होना, या 9 2 11 होना, भाग जाना, आंखों का तारा बहुत प्यारा, तो कुछ बड़ा मीनिंग होगा। तो ऐसे ही अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो ऑप्शन में ये ढूंढ लीजिएगा कि उसका कौन सा बड़ा मीनिंग है, यानी कि कौन सा ऐसा है कि सब पे भारी। तो इसका हो गया स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। और मैंने पहले ही बता दिया था, एक्सप्लेट का मतलब समझने में सरलता जिसमें हो। आपको ये भी नहीं पता तो आपको ये ध्यान रखना है इडियम्स के अंदर कि कुछ विशेष बात होगी उसके अंदर, ठीक है। तो आंसर हो गया ये। अब ट्रेड आ रहा है, ट्रेड से क्या मतलब, अब ये होता 9 2 11 होना, भाग जाना, कहीं भाग जाने में 9 का मतलब है, 11 का मतलब है नहीं, है ना, तो उसका कोई अलग मीनिंग होगा। तो इसका उत्तर हो गया ये, नहीं पता तो भी। अब आते हैं हम, ये मैंने खाली पेपर रखा था यहाँ पर, फिर आ गया हमारा यही इडियम्स आ गया, सी क्रॉल्ड फॉरवर्ड इंच बाय इंच। अब जैसे इंच बाय इंच आया तो आप या तो ये पता है तो ठीक है, नहीं पता तो यहाँ से देखो कि उसने फॉरवर्ड किया आराम। इंच बाय इंच का मतलब, इंच का मतलब छोटा छोटा ना। अब आप खुद ही आइडिया लगा लेंगे, इंच अच्छा छोटी, ठीक है ना, छोटी बात है, छोटे छोटा कर रहा है वो, कुछ ना कुछ ठोक रहा है, मान लो कील भी ठोक रहा है, आराम आराम से इंच आराम आराम से, भैया कहीं दीवार ना फूट जाए, उंगली में चोट ना लग जाए। इंच का मतलब तो यही हो गया ना। अब आप ऑप्शन निकाले, स्लोली एंड केयरलेसली। भाई केयरलेसली कैसे हो जाएगा, केयरलेसली तो वो हथौड़े से मारेगा तो हाथ में हो जाएगा, स्लोली तो चलो ठीक है, लेजली बिल्कुल गलत। इंच बाय इंच का मतलब आराम आराम से, भैया आराम आराम से कर ले। क्विकली एंड केयरफुल्ली, क्विकली अगर तेजी करेगा, केयरफुल्ली कर रहा है, लेकिन क्विकली तेजी से करेगा तो छोट चोट लग जाएगी। तो जाहिर सी बात है इंच बाय इंच का मतलब है कि दोनों सेंस आराम आराम से, स्लोली भी और केयरफुल्ली भी। तो इसका उत्तर हो गया ये। नहीं भी याद किया तब भी आंसर निकल गया। देखो तो इंच का मतलब आप इस तरह तो कॉमन सेंस है, सी टेट करके आए हैं, तो इंच का मतलब आराम आराम से, आराम आराम से,
हर चीज़ रटोगे तो कभी सक्सेस नहीं होगे। तो इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिएगा, एक फ्रेजल वर्ब सबसे ज़्यादा आ रही हैं। आप फ्रेजल वर्ब जरूर कोशिश करें। एक तो ये याद कर लें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाली, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसे। ठीक है, फिलहाल फ्रेजल वर्ब एक बहुत ही मेन चैप्टर है। फ्रेजल वर्ब, टाइम टेंस, बस ये दोनों सबसे ज़्यादा रूल है। एंटोनियम सिनोनिम्स इस तरीके से कोशिश करें। अब एक और विधि है मेरे पास करने की, भी बताएंगे इसे भी। तो हु कैन से हु विल टर्न अप नेक्स्ट। हु कैन से हु विल, कौन कहता है कि नेक्स्ट। तो जाहिर सी बात है, नेक्स्ट का मतलब यह है कि टर्न अप, उतरेगा। अब टर्न मानी मुड़ना या उतरना, ऐसा तो इतना तो आइडिया लगाइएगा। ये तब की कहानी है जब आपको याद नहीं है। उम्मीद है, क्योंकि हर सब्जेक्ट, हर चीज़ का, हर किसी का मजबूत नहीं होता। किसी का ये मजबूत है इंग्लिश, तो हिंदी में दिक्कत होगी या मैथ में होगी। तो ये सब उन्हीं के लिए मैं अभी वीडियो है। बाकी मैं शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज में लाऊंगा ही। ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी KBS की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह है कि इस वीडियो के आप देखें और इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आपको सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, इसलिए मैंने पहले ये वीडियो लाया हूँ। अब विड्रा मानिए आपको पता ही है। विड्रा आप देखते हैं, पैसे कटते हैं। ठीक है, क्रेडिट, विड्रा, वहाँ से सेंस लगाइएगा। तो टर्न का मतलब आने के लिए, तो विड्रा तो कोई मतलब नहीं। डिपार्ट फ्रॉम, विन का कोई लड़ाई कहीं हो रही है उसके अंदर, कि विन यानी कौन जीतेगा। कौन कह सकता है कि विल, टर्न मानी मुड़ना, तो अराइव हो गया इसका। टर्न मानी कौन पूछेगा नेक्स्ट। ठीक है, आगे आइएगा आप। तो इस तरीके से कोशिश करें। अब आ गया आपका फ्रोथ आ गया, फ्रोथ। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आया फ्रोथ, अब इसका मेरा मानना है कि आपको बिल्कुल नहीं पता। क्या नहीं पता? फ्रोथ बिल्कुल नहीं पता। तो मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा कि आप ऑप्शन से ही आंसर निकाल देंगे। कैसे, आप समझिएगा। लास्ट मैंने पेपर लगाया, उस पर समझाते हैं। फ्रोथ जैसे आया तो आप जरा जनरली ये समझिएगा, नाउन है क्या चीज़? नाउन का मतलब ऐसे समझिएगा, हिंदी में अगर बात करें संज्ञा, तो संज्ञा की जो परिभाषा आपने सीखी हुई है, वो ये सीखी है कि संज्ञा किसी पर्सन, व्यक्ति विशेष, जगह, ये सबको कहते हैं संज्ञा। इंग्लिश में सीखी है, नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा मेरी परिभाषा बिल्कुल नाउन की ये नहीं है। मेरा अगर मैंने कहा ऊपर पंखा चलता है और नीचे बेबी सोता है, इसके अंदर संज्ञा या नाउन बताइए। तो आप कंफ्यूज, अरे कहाँ से लगाएं, क्या लगाएं। ठीक है, तो सिंपल संज्ञा है सिर्फ जिसमें से क्वेश्चन निकल के आए। नाउन का मतलब भी वही है, जिसमें से क्या निकल के आए? क्वेश्चन। जैसे ऊपर पंखा चलता है, ऊपर क्या चलता है? पंखा। तो आंसर हो गया इसका संज्ञा पंखा। अब कहेंगे पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, समझा रहे हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी में आपको जल्दी समझ में आएगा, उसी इंप्लीमेंट करके इंग्लिश में लगाएंगे। तो नीचे कौन सोता है? बेबी। कौन, तो इसके लिए भी क्वेश्चन निकल के आया, तो बेबी क्या हो गया? संज्ञा। अब आप जीवन में कभी संज्ञा नहीं बोलेंगे। अब मैंने कहा मेले मामूती थादी में दलूल आना, जैसे बोलते हैं, जैसे तो मेरे किसकी शादी में? मामू। तो मामू क्या हो गया हमारा? संज्ञा। कहाँ आना? शादी में। शादी क्या हो गई? संज्ञा। क्लियर है? तो संज्ञा ये है। अब आप कहेंगे इंग्लिश में कैसे करें, अगर हमें मीनिंग नहीं पता, तो आप सिंपल से समझिएगा कि नाउन का सिंपल मतलब यह है कि जिसके भी लास्ट में ANCE, ENCE, MENT, ION, NESS और क्या TH ये आ जाए, वो सब संज्ञा होगा। क्लियर है? अब देखते हैं कैसे। वो सब क्या होगा? संज्ञा होगा। दूसरी बात, प्रोनाउन को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोनाउन जो यूज होता है वो सिर्फ संज्ञा को रिप्लेस करके किया जाता है। अब प्रोनाउन क्यों बनाया गया? कि सचिन तेंदुलकर इज ए ग्रेट प्लेयर, सचिन तेंदुलकर लिव्स इन मुंबई, सचिन तेंदुलकर प्ले क्रिकेट। तो बार बार सचिन लंबा बार बार लिखने के लिए दिक्कत आ रही, तो उन्होंने सचिन को क्या कर दिया? ही लिख दिया बस। तो वो होता है क्या? प्रोनाउन। प्रो का मतलब नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड आया हो उसे कहते हैं प्रोनाउन। सिंपल। बाकी रूल्स के लिए वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा मैं। फिलहाल मेरे मोटिव ये है कि आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं। एडजेक्टिव सबसे ज़्यादा आ रहा है। एडजेक्टिव और नाउन में लड़ाई होती है बस। एडजेक्टिव का मतलब यह है कि जो विशेषता बताए। ठीक है, और दूसरी बात, एडजेक्टिव पहचानने के दो तरीके हैं। एक तो शॉर्ट ट्रिक यह है कि जिसके लास्ट में ANT, FUL, AL, ठीक है, OUS और तुम्हारा Y ये आ जाए, वो सब क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एक दो वर्ड और है,
वो मैं अपने नोट्सों में तुम्हें भेज दूंगा। तो ये जब भी आ जाए वो क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है। दूसरा एडजेक्टिव पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर हम नाउन में एल वाई जोड़ दें तो वो बन जाता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दें तो वो बन जाता है एडवर्ब। दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि अगर हमें पता चला, अब हिंदी में समझते हैं पहले। मैंने लिखा ईमानदार, ईमानदार, दूसरा लिखा ईमानदारी। अब ध्यान से, हिंदी इंग्लिश कॉमन है। अब यहाँ से सीखे, किसी पे पेपर में जाइएगा ऐसी कोशिश करना तो टाइम बचेगा, क्योंकि आपने तरीके से सीखा है। ईमानदार, अब आपको पूछना है कि इसके अंदर नाउन कौन सा है और ये कौन सा है एडजेक्टिव। तो जिसके आगे आसानी से कुछ लग जाए और अच्छा लगे। अब मैंने इसका लिख दिया ईमानदार व्यक्ति, यहाँ भी लिख दिया ईमानदार व्यक्ति, ईमानदारी व्यक्ति। बताओ कौन सा जम रहा भाई? नंबर ही तो लाने हैं। शादी के लिए तो हिंदी में भी बात कर लो किसी लड़की को देखने जाओ तो, ठीक है। नंबर कैसे आएंगे, वो ऐसा आएंगे। नौकरी लगेगी ऐसा लगेगी, फिर कोई नहीं पूछता कितनी इंग्लिश आती है, कितने मैथ आता है। तो ईमानदार व्यक्ति, अब देखो ये जम रहा है तो इसका मतलब ईमानदार क्या हो गया, क्या, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता नाउन नहीं बताएगा, क्या बताएगा, एडजेक्टिव। अब इंग्लिश में बात करते हैं। मैंने लिखा ब्यूटी, क्या लिखा, ब्यूटी। एक लिखा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के आगे गर्ल लगाओ और ब्यूटी के आगे गर्ल लगाओ, कौन से जम रहा, ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसका मतलब ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ब्यूटी क्या हो गया, नाउन। यही सब चीज़ देख के मैंने खुद के क्वेश्चनों से तैयारी की है, अपने रूल्स बनाए कि टी वाई जिसमें आ जाए वो क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक, ये हुआ तुम्हारा कंफर्म। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब क्लियर। अब आगे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा था, क्या था, फ्रोथ। अब जैसे ये वर्ड आया फ्रोथ, अब मान लीजिएगा आपको नहीं पता चल रहा है इसकी हिंदी, तो ये पता चल गया कि जिसमें भी एच आ जाए, फ्रोथ, टी एच आ जाए। अब वो है क्या, फ्रोथ मानी ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आप ये समझिएगा। नहीं हिंदी पता, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा है उसे भी बाद में देखेंगे, सिमिलर पूछा भी बाद में देखेंगे। पहले ये जांचो कि वो नाउन है, प्रोनाउन, प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन और एडजेक्टिव में लड़ाई रहती है। तो फ्रोथ, फ्रोथ हमारा है, अगर मैं बता दूं, टी एच जिसमें आता है वो होता है नाउन, क्या होता है, नाउन। और जिसमें अगर फ्रोथ का वाई कर दूं, फ्रोती, ठीक है, तो वाई अगर आ जाता है, अब ऐसे समझिएगा, ग्रेविटी, टी वाई अगर आ गया तो नाउन, ठीक है। अगर आ गया मान लो जैसे फोमी, ठीक है, ये फ्रोथ, फ्रोथ आ गया, तो आप खुद सेंस लगाइए कि नाउन है, तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर भी क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि जिसमें टी एच वो नाउन, अगर वाई, टी वाई तो नाउन, और वाई तो वो तुम्हारा क्या, एडजेक्टिव। अभी सीखेंगे उसे भी। तो फ्रोथ क्या हो गया, नाउन। तो यानी कि ऑप्शन नाउन वाले हैं, बाकी काट दो। बाकी का मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, फ्रूटफुल, नहीं पता हिंदी कोई दिक्कत नहीं, फुल जिसमें आ गया एडजेक्टिव तुरंत काट दो। ग्रोस, ये सब वर्ड वही घूमेंगे जो आप अब कहते हैं ना, ग्रोस। अब ये चाय सिली के लिए इसके आगे लिख दो ग्रोस सैलरी, जैसे हमारी जो सैलरी है उसमें आता नीचे कि ग्रोस सैलरी इतनी है, तो सैलरी क्या है, नाउन, मैंने बता दिया उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, उसकी क्या अच्छी है, सैलरी, तो नाउन हो गया। अब ग्रोस का मतलब एडजेक्टिव, ये भी काट दो। अब तुम तुक्का भी मारोगे तो भी दो ऑप्शन में सही सटीक बैठेगा। तो कहते हैं ना, तुक्का, उसका नंबर आ गया, वो तो इतना पढ़ता ही नहीं था, वो इस तरीके से कोशिश करता होगा इसलिए आ गया। अब आता है फोम और ये वेव। अब इसमें ही मारोगे तो भी काम चल जाएगा। दूसरा क्या है, फ्रोथ मानी होता है झाग, ठीक है, और फोम मानी क्या होता है, वो भी झागदार होता है। झाग फोमी होता तो झागदार, तो वो नहीं बनता, तो इसका मतलब उत्तर हो गया ये। क्लियर, इस तरीके से कोशिश करें। नेक्स्ट पे आते हैं। अब वेयर्स माई पेन, राम इट यस्टरडे। मैंने पहले ही बताया था, टाइम एंड टेंस ज़्यादा आ रहा है और आएगा ही। अब देखो यहाँ यस्टरडे आ रहा है, पहले ही बता दिया, यस्टरडे अगर किसी के अंदर लगा हो, लास्ट लगा हो, एगो लगा हो, इट इज़ टाइम हो, इट इज़ हाई टाइम हो, सब पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं। तो उत्तर क्या हो गया इसका, राम लोस्ट, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सेकंड फॉर्म। क्लियर, ये भी। आगे आते हैं। अब नेक्स्ट है, ही रूल्स ए वेस्ट एम्पायर। अब देखिए प्रीपोजिशन का भी रोल है। जनरली मैं चैप्टर लाऊंगा प्रीपोजिशन का, मात्र 5 से 10 मिनट में ऐसे ही सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ही रूल्स ए वेस्ट एम्पायर, यानी कि उसने शासन किया, सबके ऊपर किया होगा ना।
अब चढ़ के तो किया नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इस तो हिंदी निकालिएगा। ही रूल्स ए वेस्ट एम्पायर, तो इन नहीं आएगा क्योंकि इन आता है मे के अर्थ में, जैसे ठीक है, इन द रूम यानी कि जब हम किसी चीज़ के अंदर होते हैं। एट पता ही है, छोटे स्थान से पहले, या मे के अर्थ में भी छोटी छोटी चीज़ों से पहले, घड़ी के लिए, ये सब रूल्स पढ़ रखे होंगे। इनटू आता है गतिशील में मे के लिए। अब पर के लिए तो एक ही ऑप्शन हो गया आंसर, ऐसे भी निकाल लो। या फिर ओवर, अगर यहाँ इसने इजी कर दिया, अगर ये एव देता ना तब कुछ बात बनती, तब वहाँ इसके लिए कंडीशन आती है। इसने भी बिल्कुल इजी कर दिया हिंदी निकालते वक्त। ही रूल्स, उसने शासन किया, उसने संपूर्ण के ऊपर, ये संपूर्ण पर, तो ओवर आ गया, इसकी कोई भी हिंदी पर की है नहीं, ऐसे भी तो सिंपल कर दिया। अगर ये एव देता तो चल दी जाती। तो इस तरीके से जैसे ही ये आया चैप्टर प्रिपरेशन का, इसके सारे रूल्स क्लियर करिएगा, फिर क्वेश्चन करिएगा, तो बिल्कुल मजबूती प्रदान हो जाएगी। ठीक, आइए नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट फ्रॉम द, अब आपको बताना है कि इसका करेक्ट क्या आएगा। देखो टाइम एंड टेंस से ही आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो वो चैप्टर तो ऐसा कर लीजिएगा कि अगर कोई पड़ोसी भी पूछे तो उसे भी बता दो, भैया ये ऐसा ऐसा होगा, ना भी पूछे तो भी बता दो, तुम्हारा नंबर आ जाएगा ना। अब वी राम एंड श्याम फॉर मैनी ईयर्स, अब देखो फिर यही आ गया फॉर मैनी ईयर्स, मैंने पहले ही बता दिया। तो फोर सिंस किस में आता है, किस में आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूट का मतलब आईएनजी भी आएगी, आंसर हो गया सिंपल। आगे आएंगे अब ये आएगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन जोड़ता है चीज़ों को, ठीक है, और तुम्हारा वर्ब क्या होता है जिसमें ना लगा होता है। इतना तो पढ़ के आए हैं, तो इसका उत्तर देखो कैसे निकालें। तुम्हें बताना है कि फोमी क्या है, मैंने पहले ही बता दिया। देखो फोम, एक ही क्वेश्चन दो बार आ गया, फोम और फोमी। अब अगर वाई लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो इसका उत्तर हो गया ये वाला। नाउ अब आगे है फ्लक्स, पढ़ा होगा हमने, ओक्स। तो थोड़ा सा अगर हिंदी भी नहीं पता ना, तो उस तरीके का कोई वर्ड ढूंढ कर देख लो। ओक्स यानी कि एक्स अगर जिसमें ज़्यादा आ रहा है, समझ लो वो नाउन। अपने आप रूल्स बनाइएगा, जीवन में कभी जो है गलती नहीं करोगे। अब तो फ्लक्स का मतलब यूएक्स आ गया, या कुछ भी मान लो, ट्रक्स, ठीक है ना, ग्लप्स, तो आंसर हो गया, नाउन है ना सब ये। अब आगे आता है बट, अब जाहिर सी बात है कंजक्शन का काम है जोड़ना। ही प्ले क्रिकेट एंड, तो जोड़ रहा है, या ही ऑलवेज टेल ए लाई बट, तो वो भी जोड़ रहा है, तो ये कंजक्शन हो गया। और कैन क्या है, वर्ब, पता ही है, कैन, कुड, शुड, ये सब, तो इसका उत्तर हो गया बी। क्लियर। तो अब नाउन प्रोनाउन भी क्लियर। देखो थोड़ा सा टाइम इसलिए वीडियो में लग रहा है कि मैं सारी इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले पे आते हैं हम। आई वाज ऑफर्ड ए चेयर, ये भी पढ़ रखा है। आई वाज ऑफर्ड ए चेयर इंपरेटिव है नहीं, क्योंकि इंपरेटिव में क्या होता है, सेंट वर्ब स्टार्टिंग में आती है, ठीक है। इंट्रोगेटिव भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। एक्टिव पैसिव, अब पैसिव तब होगा जब वो वाई होगा, ठीक है। आई अब, या फिर क्या हो गया ये, आई वाज ऑफर्ड ए चेयर, तो यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का कुछ खेल नहीं है, क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा एक्टिव। क्लियर है ना। इतना तो पढ़ के आए हैं, इजी इजी है, इतना टाइम इसमें देंगे, इतना बाकी चीज़ों में जिसका जो कमज़ोर है उसमें दो। आगे आता सीता हैज़ ए गोट नाइस मिल्क। अब प्री इस पे आते हैं हम, किस पे, आर्टिकल पे। आर्टिकल की सिर्फ जैसे ये आया सीधा चैप्टर में जाइएगा, यहीं पे मजबूत कर लीजिएगा। क्या करने, मजबूत का मतलब ऐसे नहीं कि इस पर लटके रहेंगे, सिर्फ 5-10 मिनट के अपने लिए। जैसे आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। ये ए एन जानते हैं कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जहाँ हमारा क्या नाम है बोबिल है तो एन, नहीं है तो ए, ये पता ही है सबको। यूनिवर्सिटी या यूनिफॉर्म, इस तरीके का थोड़ा सा ए एन में अंतर है। बाकी द कहाँ यूज होता है, जैसे मैंने कहा जैसे देयर वाज ए किंग, तो यहाँ ए क्यों लगाया, क्योंकि किंग जो है वो डेफिनेट नहीं था। अब मैंने कह दिया देयर वाज द किंग हुज नेम अशोका, तो अशोक की वजह से वो किंग क्या हो गया, निश्चित हो गया, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा आई एम नितिन, कोई आई एम ए नितिन कर दूं, अब उसके आगे लिख दूं आई एम ए नितिन हु लिव्स इन बैंक कॉलोनी, तो अब वहाँ दा आ जाएगा। यानी कि कोई चीज़ अगर, अब तुम ऐसा मत पढ़ो पहाड़ों से पहले दा आता है, सूरज से पहले, सिंपली ये पढ़ो कि जो भी चीज़ प्रकृति में निश्चित है उससे सबसे पहले दा आता है। क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर भी पूरा। अब आगे जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था सीता हैज़ गोट
अब यहाँ कोई निश्चित बात तो है नहीं, तो द काट दो, सम आएगा नहीं, सम नाइस मिल्क, ठीक है, सम भी आ रहा है, नाइस भी आ रहा है, स्माइल भी आ रहा है, नहीं आएगा। तो सीता हैज़ गोट एन आएगा नहीं, क्या बचा ए नाइस मिल्क, नाइस इन मिल्क नहीं है, सीता हैज़ गोट नाइस स्माइल, स्माइल क्या हो गया, नाउन, उसकी विशेषता क्या है, अरे नाइस, और उसकी विशेषता क्या आएगी, एडवर्ब यानी कि ए, ऐसा यूज होगा। क्लियर, चैप्टर भी पूरा और क्वेश्चन भी पूरा। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉपुलर। अब जैसे ये वर्ड आया पॉपुलर, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, पॉपुलर आया तो आप ये देखिएगा कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, पॉपुलर। अब पॉपुलर पता करने के लिए इसके आगे कुछ जोड़ कर देख लो, पॉपुलर मैन, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैन क्या है, नाउन, और पॉपुलर क्या हो गया, इसका मतलब एडजेक्टिव, यानी कि इसका उत्तर भी क्या होगा, इनमें एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, क्या होगा, पॉपुलर का एडजेक्टिव होगा। अब यानी कि जो इसके अंदर नाउन है उसे काट दो पहले, तो वैसा इजी है ना, लेकिन कर लेंगे, लेकिन जो हमें याद नहीं होती जिसकी हिंदी, उसके लिए कोशिश करिए। तो पॉपुलर का मतलब ऐसा समझिए प्रोमोटेड, तो ये ईडी आ गया तो वर्ब हो गया, काट दो। पॉपुलर मानी प्रसिद्ध, इजी था, नोटोरियस मानी क्या होता है तुम्हारा, कुख्यात, लेकिन मैं करने का तरीका बता रहा हूँ, खाली मुझे इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये कट गया, रिलीवेंट एडजेक्टिव है रा, और नोटोरियस, अब सिंपल है, पॉपुलर का होता है वैसे ये है अपोजिट, लेकिन ओ यू एस आ गया, देखिएगा क्या आ गया, ओ यू एस, और वो किस में होता है, स्पेशली एडजेक्टिव में। तो आंसर हो गया इसका ये। यहाँ कैसे पता लगा, आगे जोड़ के, यहाँ कैसे पता लगा, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, ओ यू एस। तो ये तुम्हारा हो गया बिल्कुल फाइनल। अभी आप बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए है क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को सिखाऊं, कैसे कैसे करना है, हर चीज़ रट के नहीं जा सकते, और इतना बड़ा सिलेबस है, अगर आप स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो सेलेक्ट नहीं होंगे। आप यहाँ समय बचाइएगा, और जो चीज़ नहीं आती उस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है, थैंक यू।